तो वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ब्रुनेई और सिंगापुर की यात्रा पर रहेंगे। बता दें कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी 3 और 4 सितंबर को ब्रुनेई की यात्रा करेंगे। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ब्रुनेई की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। बताया जा रहा है कि यात्रा भारत और ब्रुनेई की कूटनीति संबंधों की शुरुआत के 40 साल पूरे होने के मौके पर की जा रही है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ब्रुनेई से सिंगापुर की यात्रा करेंगे और वो सिंगापुर के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर उस देश का भी दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी में अपनी प्राथमिकता सदस्यता को रिन्यू करा लिया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बात की जानकारी दी। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी एक कार्यकर्ता केंद्रित पार्टी है जो इंडिया फर्स्ट के आदर्श वाक्य के साथ काम करती है। मैंने पार्टी की अपनी प्राथमिक सदस्यता को नवीनीकृत किया और सभी कार्यकर्ताओं से भी ऐसा आग्रह करने का मैं आग्रह करता हूं। मैं बीजेपी सदस्यता 2024 आंदोलन के दौरान सभी क्षेत्रों के लोगों को बीजेपी में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अपनी संपत्ति का ब्यौरा न देने वाले 2.44 लाख कर्मचारियों को एक और मौका दिया गया है। सरकार की तरफ से टाइम देकर कहा गया कि कर्मचारी अपनी संपत्ति का ब्यौरा सौंप दे। इससे पहले सरकार की तरफ से अगस्त का वेतन रोकने की बात कही गई थी, लेकिन कर्मचारियों की तरफ से टाइम मांगा गया था, जिसके बाद सरकार ने टाइम एक्सटेंड कर दिया और मालूम हो कि सरकार ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने के लिए 31 अगस्त की तारीख को अंतिम तारीख निर्धारित की थी। तो वही सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी विभव कुमार को एक बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने विभव कुमार को स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मामले में अब जमानत दे दी है। विभव कुमार करीब 100 दिन से जेल में थे। दिल्ली पुलिस की तरफ से राजू ने कहा कि अदालत को घटना पर ध्यान देना चाहिए। सीएम के आवास पर एक महिला सांसद से इस तरह से मारपीट गई कि ये गंभीर मामला है। जस्टिस सूर्यकांत ने दिल्ली पुलिस से कहा कि आपके गवाह शायद वही हैं जहां ये घटना हुई, हम इसका ध्यान रखेंगे। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा कि आपको अब जमानत का विरोध नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के वकील एसजी राजू से पूछा कि आरोपी 100 दिन से जेल में है, चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और पीड़िता पर चोट नॉर्मल थी, तो आरोपी इस मामले में जमानत का हकदार क्यों नहीं है। वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के पक्ष में दिख रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में हरियाणा के नेताओं से इस पर राय मांगी। राहुल गांधी ने इस मामले पर अपना फीडबैक देने को कहा। बता दें कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने हरियाणा, गुजरात, गोवा, दिल्ली और चंडीगढ़ में लोकसभा चुनाव संयुक्त रूप से लड़ा था। हालांकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन करके आम आदमी पार्टी को नुकसान हुआ। आने वाला समय ही बताएगा कि अब दोनों पार्टियां गठबंधन करती हैं या नहीं। तो वहीं कोलकाता के आरजीकर अस्पताल की ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले पर बवाल अब भी जारी है। जूनियर डॉक्टर कोलकाता पुलिस मुख्यालय के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पीड़ित डॉक्टर के लिए न्याय की गुहार लगा रहे हैं। इस बीच बंगाल विधानसभा के 2 दिवसीय विशेष सत्र के आखिरी दिन आज ममता बनर्जी सरकार एंटी रेप बिल पेश करने जा रही है। इसमें रेप के दोषियों के लिए 10 दिनों के भीतर फांसी की सजा सुनिश्चित करने का प्रावधान है। इसका नाम अपराजिता विमेंस एंड चाइल्ड बिल 2024 है। महाराष्ट्र में शिवाजी की प्रतिमा को लेकर राजनीति गर्मा गई है। महाविकास अघाड़ी के विरोध प्रदर्शन पर एनसीपी नेता और डिप्टी सीएम अजीत पवार ने पलटवार किया। अजीत ने एमवीए नेताओं को खुली चुनौती भी दी और कहा कि अगर आप में हिम्मत है तो सामने आओ, फिर दिखाता हूं इस तरह क्यों चीटिंग कर रहे हो। दरअसल महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में 26 अगस्त को छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिर गई। ये प्रतिमा मालवन तहसील के राजकोट किले पर स्थापित थी।
4 दिसंबर 2023 को नौसेना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका अनावरण किया था। प्रतिमा टूटने पर सरकार ने तत्काल एक्शन लिया और घटना पर माफी मांगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार ने भी इसके लिए माफी मांगी। पीएम मोदी ने पालघर में आयोजित कार्यक्रम में शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने पर अफसोस जताया और इसके लिए माफी भी मांगी। तो वहीं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मूसलाधार बारिश के कारण अब तक 31 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा आवागमन के साधन जैसे सड़कें और रेल पटरियां भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। वहीं बता दें कि हजारों एकड़ कृषि भूमि पानी में डूब गई है और एजेंसियों को बचाव और पुनर्वास के काम में लगाया गया है। दोनों तेलुगु भाषी राज्य सोमवार को बारिश के कारण प्रभावित रहे। वर्षा जनित घटनाओं में तेलंगाना में 16 लोग और पड़ोसी आंध्र प्रदेश में 15 लोगों की मौत हो गई। तेलंगाना के समुद्रम के नजदीक रेल की पटरियों के नीचे बजरी का एक हिस्सा बाढ़ के पानी के कारण बह गया। वहीं आंध्र प्रदेश में करीब 4.5 लाख लोग प्रभावित हैं। विजयवाड़ा में दूध समेत जरूरी सामान लेने के लिए लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गुजरात में इंडियन कोस्ट गार्ड हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की दुखद खबर सामने आई है। यह हादसा गुजरात के करीब अरब सागर के पास हुआ। भारतीय तटरक्षक बल के एक हेलीकॉप्टर को पोरबंदर तट के पास अरब सागर में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी, जिसके बाद विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान का मलबा मिल गया है। हेलीकॉप्टर में 4 क्रू मेंबर सवार थे, जिसमें से एक चालक को बचा लिया गया है और बाकी के 3 चालक दल सदस्यों की अभी तलाश जारी है। बता दें कि इसके 2 पायलट भी अभी तक लापता हैं। हिमाचल प्रदेश इन दिनों आर्थिक संकट से जूझ रहा है। इस मामले में नेता विपक्ष जयराम ठाकुर की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल ने राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला से मुलाकात की। विपक्ष ने प्रदेश के वित्तीय हालातों और विधानसभा अध्यक्ष के सदन के भीतर के रवैये को लेकर राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा। दरअसल भाजपा विधायक दल ने प्रदेश की बिगड़ती आर्थिक स्थिति पर चर्चा करने के लिए विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया था, जिस पर भी विधानसभा अध्यक्ष ने कोई गौर नहीं फरमाया। वहीं 3 सितंबर की बता दें कि 3 तारीख हो गई, लेकिन प्रदेश कर्मचारियों को वेतन और पेंशनरों को पेंशन का अभी तक भुगतान नहीं किया गया, जिससे स्पष्ट है कि प्रदेश आर्थिक दिवालियेपन की कगार पर पहुंच गया है। शहर खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी।